मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब। अशोक जी, आपका स्वागत है सर। आपको मेरी आवाज साफ मिल रही है? धन्यवाद आपका। हाँ, मेरी आवाज आ रही है जी सर। कुछ अपडेट हमने अभी दिया है, कहां कहां कितने नए मामले आए हैं। इस वक्त आपसे पहले हम प्रदेश की ओवरऑल परिस्थिति समझना चाहते हैं, और क्या आप ये कहेंगे कि आप कोरोना को काबू में करने में कामयाब हुए हैं? देखिए, पहले कामयाब हो, अब भी कामयाब होंगे, पूरा विश्वास है। पूरे राजस्थान के लोग सब मिलकर के इसका मुकाबला कर रहे हैं, और राजस्थान के मामले में मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे ढंग से परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि चाहे वो जो टेस्ट जो भर्ती हो रही है पॉजिटिव केस की, वो भी हमारे यहाँ 2152 हुए हैं केसेस। तो आज की तारीख में मैंने 1634 रहे हैं और 518 ठीक भी हो गए हैं। 244 उसको डिस्चार्ज मिल गए हैं, और पॉजिटिव जो जहाँ मृत्यु दर भी बहुत कम है राजस्थान में, 1.67 है, जो कि पूरे देश स्तर पर 3.13 है। और जनसंख्या अनुपात में जो टेस्टिंग हो रही है, 83,000 टेस्ट राजस्थान में किए, सबसे अधिक है देश के अंदर। और 1106 केस प्रति 1 मिलियन, जबकि भारत का जो एवरेज है वो 427 है। आप सोच सकते हैं कि सब तरह से पैरामीटर जो है, राजस्थान कैसे हम लोग सब तरह से कोरोना को रोकने के लिए चारों में जो भीलवाड़ा मॉडल की बात की गई, उसी को आधार बना के हम लोगों ने कर्फ्यू लगाए हैं, बड़ी संख्या में टेस्ट कर रहे हैं। लॉकडाउन के अलावा टेस्ट करना बड़ी संख्या में बड़ा फैसला था जो हमने निभाया है। पहले हमारे टेस्ट के लिए पूना और दिल्ली आती थी टेस्ट करने के लिए, और 5,000 टेस्ट पर डे हो रहे हैं, और जल्दी हम 10,000 तक पहुंच जाए। हर तरह से हम लोग चाहते हैं कि राजस्थान में कोरोना में हम लोग इसे प्राप्त करें। उसी रूप में अभी तक जो है वो हमने सब काम हाथ में लिए। और मैं समझता हूँ कि जो लोग डेथ हुई है वो भी 22 लोग तो जो ज्यादा एज के थे, और जो कहते को मॉर्बिड कंडीशन में थे, वे कितनी बीमारी थी, सांस की थी, किडनी की थी, या उनको डायबिटिक था, या और कोई बड़ी बीमारी थी, वो लोग ज्यादा डेथ हुई थी। बाई इलाज मैं समझता हूँ राजस्थान में काफी हमने कोशिश की है रोकने की, और हम लोग रोक के रहेंगे, हमें पूरा विश्वास है। जी सर। जैसे अभी आपने भीलवाड़ा मॉडल का जिक्र किया, ये बात ठीक है कि आपने वहां पर बहुत कामयाबी के साथ कोविड को कंटेन किया है, लेकिन जो और हॉटस्पॉट्स हैं आपके राज्य में, जैसे जयपुर के, अजमेर के, जोधपुर जैसे शहरों के जो हालात हैं जिलों के, वहां पर कंटेनमेंट की क्या स्ट्रेटेजी है? जो भीलवाड़ा में कर पाए वो यहाँ क्यों अभी तक मुमकिन नहीं हुआ? भीलवाड़ा की जो पॉपुलेशन है और यहाँ की पॉपुलेशन राज्य का फर्क है। यहाँ पर जो पकड़े एरिया है वो भीलवाड़ा से ज्यादा बड़ा एरिया है, और पॉपुलेशन बहुत डेंसिटी वाली पॉपुलेशन, गलियों के लिए गलियां हैं, और एक के मकान में 15-15, 20-20 लोग रहते हैं। तो अलग तरह का यहाँ पर स्थिति है। फिर भी हमने आधार हुए रखा है रूथलेस कंटेनमेंट, पूरी तरह कर्फ्यू लगाओ। देखिए, घर में जो जहाँ डाउटफुल है, जहाँ पर संदेह है, वहाँ पर स्क्रीनिंग के साथ में टेस्ट करवाओ, और इसीलिए बड़ी संख्या में टेस्ट करवा रहे हैं, और मैंने आपको आंकड़े दिए हैं। उसके कारण हम लोग कामयाब भी हुए हैं कि किस प्रकार से हम लोग इसको रोक सकें। चाहे वो आपने जयपुर की बात की, वहाँ पे भी यही हमारी स्थिति है। करीब 45 जगह कर्फ्यू लगे होंगे राजस्थान के, और सब जगह रोक के आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और मैं समझता हूँ कि डबल होने की रेट जो है वो भी राजस्थान में कम है, और राज्यों की तुलना के अंदर ये स्थिति है। सर, एक सवाल ये भी है कि अब जो केंद्र सरकार ने जैसे निर्देश जारी किए कि कुछ ढील दी जा सकती है, कुछ दुकानें वगैरह, कुछ प्रतिष्ठान, कमर्शियल प्रतिष्ठान खोले जा सकते हैं, तो एक तरफ हमारे यहाँ भी हॉटस्पॉट भी बने हुए हैं जहां आप कह रहे हैं बिल्कुल ढील नहीं दी जाएगी, दूसरी ओर हम चाहते हैं कि भाई कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी भी शुरू हो, तो दोनों का समन्वय कैसे कर रहे हैं? देखिए, एक बात मैं और कहना आपको भूल गया था कि जो मृत्यु दर है राजस्थान के अंदर, या जो केसेस मृत्यु दर जो केसेस आ रहे हैं, वो राजस्थान में 11 दिन में आ रहे हैं, डबल हो रहे हैं राजस्थान के अंदर। जबकि अन्य राज्यों में 5 दिन में, गुजरात में, बिहार में 6 दिन में, महाराष्ट्र में 7 दिन में, यूपी में 6 दिन में, और इंडिया राष्ट्रीय स्तर पर 9 दिन में। तो जब केस की आने की रफ्तार कम हुई राजस्थान के अंदर, जैसे आपने कहा कि अब जब इसको कल हमारी बीसी है
प्रधानमंत्री के साथ में, तब हम वहाँ खुल के बात करेंगे कि क्या क्या कदम उठाए जाए जिससे कि बैलेंस बना रहे, क्योंकि कोरोना लगाना बड़ा आसान काम है। तो कोरोना को हटाते वक्त कई कदम साथ साथ साइमल्टेनियसली उठाने पड़ेंगे, तब जाकर के आराम से जो मकसद था कोरोना में लॉकडाउन लगाने का वो पूरा हो पाएगा। कोरोना में तपस्या की है लोगों ने 1 महीना घर पे रहने की, वो तपस्या पानी फिर जाएगा। इसलिए इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़े, दुकानें खुले, कुछ खुलनी शुरू हो गई है, वो काम भी बहुत जरूरी है। बिना इकोनॉमी के आदमी जिंदा कैसे रहेगा, लोग भूख से मर जाएंगे। ये तमाम बातें दिमाग के रख करके हम लोग साझा करेंगे। भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसके आधार पर सारे फैसले हो रहे हैं। और फिर राज्यों की स्थिति होती है, अलग अलग होती है सब राज्यों की। हमने प्रधानमंत्री जी रिक्वेस्ट भी करी है, सब राज्यों को छूट मिलनी चाहिए, अपने राज्यों की स्थिति के हिसाब से वो फैसले करें। नंबर 1। नंबर 2, राज्यों के अंदर भी अलग अलग इलाके हैं, जिले हैं, जिले वाली अलग अलग स्थिति होती है। किसी जिले में ज्यादा मरीज होते हैं, किसी जिले में कम है, किसी जिले में है भी नहीं, और वहाँ की स्थिति अलग तरह की बनी हुई है, उसके आधार पर फैसले होंगे। तो वैसे तो बैलेंस करके चलेंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं कि जब आप लोगों की बात होगी प्रधानमंत्री से तो उसमें ऐसा फैसला नहीं हो सकता कि एक साथ पूरा लॉकडाउन पूरे देश के अंदर हटा दिया जाए या कोई पूरा राज्य में लॉकडाउन हटा दिया जाए, वहां की परिस्थिति देख करके ये कदम उठाया जाएगा। अगर मैं आपके अपने प्रदेश के बारे में पूछूं तो आपका क्या सुझाव होगा प्रधानमंत्री को? आपके यहां पर ऐसे इलाके हैं जहां लॉकडाउन पूरी तरह हटाने की गुंजाइश है या वहां ऐसी परिस्थितियां हैं? देखिए, मैंने कहा आपको लॉकडाउन लगाना बड़ा आसान है, हटाते वक्त में हमें चारों ओर से सोच विचार करना पड़ेगा कि जिले की स्थिति क्या है, लोगों का बिहेवियर क्या है, कितना डिसिप्लिन रहा है, हॉट स्पॉट कितने बने हैं राज्य के अंदर, और क्या क्या मरीजों की जो संख्या बढ़ती जा रही है। मैंने आपको कहा कि यहाँ पर डबल संख्या होने में 11 दिन लगते हैं आजकल। तो ये तमाम बातें देख करके कितने मरीज नेगेटिव हुए, पॉजिटिव की सुविधाएं क्या क्या हमने बना रखी, सब देख करके फिर फैसला हम करेंगे। और उसी रूप में मैं समझता हूँ कि फैसले करने चाहिए। एक साथ में तो हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता, देश के अंदर भी और राज्यों के अंदर भी। मैं नहीं समझता कि प्रधानमंत्री जी पूरा फीडबैक ले रहे होंगे पूरे देश से। कल मुख्यमंत्री से बातचीत कर रहे हैं, कल पंचायत वालों से बातचीत कर रही है। मुझे लगता नहीं है कि एक साथ में कोई फैसला हटने का हो सकता है, और ना मेरे ख्याल से होना चाहिए। राज्यों के ऊपर भी काफी कुछ डिपेंड करेगा, राज्यों में अलग अलग इलाके हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो राज्य सरकार केंद्र सरकार मिलकर ही अपनी योजना बनाए कि बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल क्या होगा, जिससे कि एक्टिविटी शुरू भी हो जो ना अति आवश्यक है, और लॉकडाउन भी रहे जहाँ पर हॉट स्पॉट बने हुए हैं। बैलेंस करके चलेंगे तब जाकर के हम पूरी तरह लॉकडाउन खोलने की कभी स्थिति में आएंगे। और मेरा मानना है कि हमारा टारगेट वो होना चाहिए कोरोना की महामारी की जंग से हम लोग कैसे जीते, किस तरह कामयाब हो, विजय हो, ये हम सबका ध्येय है, केंद्र का हो चाहे राज्य का हो, उस रूप में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। सर, मतलब आपकी बातों का हम ये निष्कर्ष निकालें कि लोग मेंटली प्रिपेयर हो जाएं इस बात के लिए कि 3 मई के बाद भी लॉकडाउन के पहले जैसे उनका जीवन चलता था वैसा तो नहीं होने जा रहा। हो सकता है कि कुछ ढील मिल जाए, लेकिन लॉकडाउन से पहले वाली परिस्थिति 3 मई के बाद नहीं आएगी। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने, ऐसा लगता नहीं है। और मेंटली प्रिपेयर भी है, लोग भी प्रिपेयर्ड हैं कि हॉट जो ये लॉकडाउन के अंदर जो उन्होंने जिस प्रकार साथ दिया आम जनता ने, मैं समझता तारीफ काबिल है। पूरे मुल्क के अंदर भी, हमारे राज्य के अंदर भी जो हमने संदेश दिए, चाहे प्रधानमंत्री ने दिए हो चाहे हम लोगों ने दिए हो, अक्सर पालना करिए पब्लिक ने। एक दुका छोड़ दीजिए, हमने केस भी दर्ज किए होंगे, वो सब बातें छोड़ दो। और बाई लाख सबने साथ दिया, लोग समझ गए हैं कि पूरी दुनिया के मुल्कों में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, इटली में क्या हो रहा है, फ्रांस में क्या हो रहा है, यूके में क्या हो रहा है, सबको मालूम है क्या हो रहा है। दुनिया भर के अंदर महामारी भयंकर फैली है। और हमारे यहाँ के जो लॉकडाउन का एक अप्रोच है, मुझे राहुल गांधी ने कहा था कि टेस्टिंग ज्यादा होनी चाहिए, वो अप्रोच है, वो रास्ता अपना ही मैंने आपको बता दिया। बड़ी संख्या में टेस्ट किए हैं, और भी हम करने जा रहे हैं बड़ी संख्या के अंदर। तो ये तमाम जो अप्रोच रखी गई राजस्थान में वो बहुत शानदार रखी गई है। और पॉलिटिकल रूप में मैं कह सकता हूँ कि सभी पार्टियां आज प्रधानमंत्री के साथ में, सरकार के साथ में, सोनिया गांधी की कांग्रेस अध्यक्ष ने लिख के दिया
प्रधानमंत्री जी को, हम सब आपके साथ रहेंगे। और बाकी कोई सुझाव देते हैं उनको सरकार को अन्यथा नहीं देना चाहिए, मेरा मानना। सर, आप इतने बड़े राज्य में ये लड़ाई लड़ रहे हैं, इतनी बड़ी आबादी के साथ, इतनी बड़ी आबादी के लिए, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज हर आदमी के मन में एक ही सवाल है। जैसा आपने कहा कि 3 मई के बाद भी लॉकडाउन से पहले वाला जिंदगी तो नहीं आने वाली। लोग ये जानना चाहते हैं कब तक चलेगा ये लड़ाई, अभी कितनी लंबी है, आपका क्या अनुमान है? देखिए, पब्लिक भी चाहेगी कि लड़ाई को जीते हम लोग। जीतने का मतलब कैसे? हम लोग कोरोना का जब तक प्रभाव है, प्रकोप है, उसको हम लोग कैसे पूरी तरह डाउन कर दें कि लोग खाली सोशल डिस्टेंसिंग से काम चला ले, अपना मास्क लगाए काम चला ले, और सरकार भी कन्विंस हो जाए और मेडिकल फैसिलिटी भी कन्विंस हो जाए। हाँ, अब स्थिति ऐसी बन रही है, अगर मास्क लगाएगा व्यक्ति, हर व्यक्ति, और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेगा, और लॉकडाउन के अंदर जो जो कदम उठाए गए हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां बंद हो गई, शादी ब्याह के फंक्शन बंद हो गए, तो आपको उसके बाद में भी कुछ समय तक ऐसी स्थिति बनाए रखनी पड़ेगी। सारी स्थिति ऐसी बन जाती है जिससे कि सरकारी कन्विंस हो जाएगी, मेडिकल फैसिलिटी कन्विंस हो जाएगी, पब्लिक खुद कन्विंस हो जाएगी, तब जाकर के मैं सकता हूँ नॉर्मल लाइफ आए। जैसे आज जो वुहान है चाइना के अंदर, 80 दिन तक वो लोग बंद रहे थे, 80 दिन तक, 79 डेज तक, तब जाकर के आज वहां पर मॉल भी खुल गए, थिएटर खुल गए, आवागमन चालू हो गया है, जो हम लोग देख रहे हैं मीडिया के अंदर। तो वो स्थिति आने में हो सकता टाइम लगे, वो स्थिति आए देश के अंदर, प्रदेशों के अंदर, तब जाकर के पब्लिक को हम कह सकते हैं आप पूरी देर फ्री है, आराम जा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो महामारी का प्रकोप है, जो भयंकर, उसको देखते हुए सारे फैसले करने पड़ेंगे। सर, मैं आपसे 2-3 विषयों पर थोड़ा सा एक स्पष्टीकरण सा चाहता हूं, क्योंकि उसको लेकर कंफ्यूजन है। तो एक तो बात ये उठ रही है, बता दें ये सही है नहीं, क्या राजस्थान सरकार ने आदेश दिया है कि हायर ग्रेड ऑफिसर्स की 50% सैलरी डिले की जाएगी और लोअर ग्रेड ऑफिशियल्स की 30% सैलरी डिले होगी? ऐसा फैसला नहीं, अब 1 महीने के लिए हम लोगों ने, जब भारत सरकार ने ये कदम उठाए थे, तब हमने भी जो मिनिस्टर तो MLA की सैलरी की 75%, ऑडिटर सर्विसेज की सैलरी को 60%, उसके लोअर से 30%, 15% सैलरी को हमने 1 महीने के लिए डेफर किया था। 1 महीने, ये फैसला अभी तक हुआ नहीं है। आगे क्या होगा मैं नहीं कह सकता। हमारी सरकार की ये सोच है कि हम जितना कम तकलीफ दें हमारे कर्मचारियों को, उसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमने MLA के जो फंड होते हैं, जो केंद्र में MP लेड को उन्होंने 2 साल के लिए समाप्त कर दिया। हमने कहा हम 2 साल के फंड को समाप्त करने के बजाय पूरी तरह हम चाहेंगे वो फंड हम लोग मेडिकल की इक्विपमेंट में, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में काम लें, जिससे कि CHC PHC तक, कस्बों में, गाँव तक में एक्सरे मशीन लगे, और अन्य हमारी मशीन लग जाए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर, दोनों का भी मशीन लग जाए। इस प्रकार से हम चाहेंगे पूरे राजस्थान के, पहले से हम लोग निरोगी राजस्थान का अभियान चला रहे थे। पहले जो हमारे दवाएं फ्री थी, टेस्ट फ्री थी, पूरे देश के अंदर हम एकमात्र राज्य है जहाँ पर 5-6 हजार पहले हमने प्रयोग कर रखे हैं। हम चाहेंगे ऐसे ये जो चुनौती मिली हमें, इसका हम फायदा उठाएं और किस प्रकार मेडिकल साइड के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत कर दें, ये हमारी सोच रहेगी। सर, एक विषय देश में बड़ा गरमाया हुआ है, वो है कि प्रवासी जो हमारे मजदूर भाई बहन हैं, जो अलग अलग राज्यों के अंदर फंसे हुए हैं फिलहाल, क्या वो अपने गांव, अपने घरों को वापस जा सकते हैं? कई प्रदेशों ने ऐलान किया है कि वो मजदूरों को लेकर के आएंगे। इसके लिए क्या आप चाहेंगे कि केंद्र की तरफ से कोई निर्देश जारी हो? ये केंद्र को स्पष्ट निर्देश जारी करने चाहिए थे, कल भी मैंने कहा है, और उसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहा, उसके कारण डिले हो रहा है। और ये मेरी शिकायत भी रही है कि होम सेक्रेटरी साहब जब VC करते हैं चीफ सेक्रेटरी के साथ में, होम सेक्रेटरी के साथ में, तो अलग ध्वनि निकलती है। कैबिनेट सेक्रेटरी साहब कोई बात कहेंगे तो फिर अलग ध्वनि निकलती है। राज्यों से बात करते हुए कि गृह मंत्री सचिव जी का होम सेक्रेटरी का फोन आ गया है और हमें ये कार्रवाई शुरू कर दी है माइग्रेशन बढ़ाने के लिए या बसों आने के लिए, तो सरकार कहती नहीं हमारे पास कभी कोई लिखित में कोई ऑर्डर आया नहीं है।
ये कंफ्यूजन करीब महीना भर से चल रहा है, 20 दिन से चल रहा है। तो कल भी गृह मंत्री से बात हुई थी अमित शाह जी से, परसों भी हुई थी, आज सुबह भी हुई। हम लोग सब राज्यों वाले आपस में बातचीत भी कर रहे हैं, मुख्यमंत्रियों से, चीफ सेक्रेटरी लेवल पे बात हो रही है। रास्ता निकालने के जो लोग जो हॉट स्पॉट नहीं है यहाँ पर, यहाँ जो लोग रास्ते में कैंप लगे हुए हैं, फंसे हुए मजदूर लोग हैं, बहुत तकलीफ में वो लोग, उनके लिए कोई रास्ता निकाल करके अदला बदली कर दी जाए। ये काम थोड़ा शुरू हुआ है, तो उम्मीद करता हूँ कि 2-4 दिन में ये जो समस्या है समाप्त हो जाए, मेरा मानना है। और बहुत पहले से ही लगातार हम लोग कह रहे हैं कि प्रवासी राजस्थानी है, वो तो पूरे देश के अंदर व्यापार भी करते हैं, दुकानदार भी है, दुकानों में नौकरी करने जाते हैं राजस्थान से। मजदूर तो कम होंगे, मजदूर की तरह मजदूर ज्यादा ऐसी संख्या मिलेंगे आपको, लाखों की संख्या में, उनकी चिंता में लगी हुई है। या मजदूर फंसे पड़े राजस्थान, उनको भेजने की चिंता में है। मैं उम्मीद करता हूँ 4-5 दिन में सब मामला निपट जाएगा। सर ऐसा होगा तो बहुत अच्छा कोटा होगा। के अंदर मामला था जी, कोटा के छात्र की युवा उम्र बहुत कम थी, 16 साल से 22 साल तक। तो भारत सरकार से हमने बातचीत करी, कुछ छोटा बड़ा रास्ता निकला, उसमें भी कंफ्यूजन रहा। फिर भी हम लोगों ने राज्यों से बात करके आपस के अंदर वो तमाम राज्य, चाहे वो कोई राज्य हो, उन सब से बातचीत चली है। कई लोग तो ले गए हैं अपने छात्रों को बसें बेच करके, कई लोग ले जाने के लिए अभी तक प्रोसेस चल रहा है। कोटा के अधिकांश छात्र जा चुके हैं और मैं समझता हूँ मजदूरों की समस्या भी हल हो जाए। सर मैं छोटा सा जवाब से चाहता हूं, ये जो आपने बार बार अभी कहा कंफ्यूजन हो रही है, कंफ्यूजन किस बात की है? क्या निर्देश जो है वो आप तक लिखित में नहीं पहुंचते, क्या प्रॉब्लम है? या लिखित में आदेश जारी करने में पता नहीं क्यों कोई कारण होगा, आई डोंट नो, पर कोई कारण होगा जिससे कि गृह मंत्रालय लिखित में आदेश जारी नहीं करता है। उससे कंफ्यूजन हुआ बहुत लंबे समय तक। चीफ सेक्रेटरी बात करते आपस में तो यही कहते हैं कि जब आप कह रहे हो पर हमारे पास लिखित आया नहीं है। तो ये स्थिति बनी हुई रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हो सकता है उनकी कोई मजबूरी हो, मैं नहीं कह सकता, परंतु ये स्थिति है और स्थिति स्पष्ट हो तो ज्यादा अच्छे ढंग से सब काम स्मूथली हो सकते राज्यों का। सर कोटा के बारे में अभी आपने बताया कि वहां से ज्यादातर जो हैं वो स्टूडेंट्स वो जा चुके हैं, यानी अब राज्यों में अब वो परिस्थिति नहीं है कि वो बसें भेजकर अपने अपने राज्यों के बच्चों को बुलाएं। नहीं, अभी तक भी बसें भेज भी रहे, राज्यों को बुला भी रहे हैं। छत्तीसगढ़ की बसें कल आई थी, वो भी ले गए लोगों को। पंजाब वाले भी संपर्क के अंदर है और मध्य प्रदेश, उत्तराखंड वाले ले गए हैं। इस प्रकार मैं समझता हूँ कि सभी अपने वहाँ के छात्रों को, पहले महाराष्ट्र वाले ले आ रहे हैं। तो सभी जगह जो बड़ी संख्या में छात्र, उम्र बहुत छोटी थी, उसको आप कई लोगों ने आलोचना नहीं करी उसकी कि अगर छात्र पढ़ते हैं, पैसे वाले हैं इसलिए भेज दिया उनको या ले गए, मजदूरों का क्या होगा? हम तो सब लोग मजदूरों के हितैषी पहले हैं, पैसे वालों के हितैषी बाद में है। परंतु अगर बच्चों की उम्र बहुत छोटी है, चाहे वो पैसे वाले का बच्चा है, मजदूर का बच्चा है, उसकी स्थिति अलग होती है। डिप्रेशन वाले बच्चे, 4-5 बच्चे आत्महत्या कर चुके थे वहां पर पिछले एक हफ्ते के अंदर। एक बच्ची ने 3-4 दिन पहले आत्महत्या कर ली। तो ये मानवीय दृष्टिकोण में रखना पड़ता है और रखा गया है। मैं समझता हूँ उनकी आलोचना नहीं होनी चाहिए थी। सर मेरा आखिरी सवाल है आपसे, बहुत से लोग आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर, और वैसे खबरें भी आ रही हैं कि कई जगहों पर खाने की कमी है। सोशल मीडिया पर कहीं सही कहीं गलत ये दिखाया जाता है कि भूख की वजह से किसी की जान चली गई। क्या इस वक्त देश में आपको ऐसा लगता है कि हालात हैं कि लोगों को खाने की समस्या हो जाएगी? देखिए, मैं राजस्थान की बात कर सकता हूँ। राजस्थान में हमने जो व्यवस्था करी वो मैं स्वयं कहूँ कि तारीफ के काबिल है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, क्योंकि हमने पहले दिन थे तो मालूम था कि जब स्थिति लॉकडाउन भी बनी है तो सारे काम ठप हो गए, इंडस्ट्री बंद हो गई है, दुकानें बंद हो गई है। तो हम लोगों ने 80 लाख पेंशनर को 2 महीने की पेंशन एक साथ दी। एक घर में 1500 लगा के 4000 रुपये तक पहुंच गए। अगर पत्नी को दोनों पेंशन मिलती है तो हमने 32 लाख लोगों को जो पेंशनर नहीं है और जो आगे सुरक्षा में आते थे, उनको हम लोगों ने
1,000 रुपये पहले उनके अकाउंट में डाले, उसके बाद 1,500 रुपये और डाल दिए, तो कम से 2,500 रुपये उनके बाद 5 रुपये परचेजिंग पावर बढ़ गए। जो डेस्टिट्यूट है, ऐसे लोग हैं जो दिहाड़ी मजदूर है या कच्चा बिनने वाले लोग हैं, घूमों के जाते के लोग हैं, वो ज्यादा तकलीफ होती है। तो ऐसे गरीबों के लिए जो बिल्कुल असहाय है डेस्टिट्यूट, उनका मैंने सर्वे करवा के राजस्थान के अंदर बहुत अच्छा सर्वे करवा के उनके खाते में भी हमने 1,000 रुपये और 15 रुपये डाले, 2,500 उनको भी दे दिए। इसमें करीब 60 लाख लोगों को हमने 21 किलो गेहूं अभी जो दिया नया, एक परसों फैसला हमने किया है कि भारत सरकार गेहूं कम दे रही है राज्यों को। हमारे यहाँ गेहूं जो आता है वो 2011 की जो जनगणना है उसका आधार बना करके फूड सिक्योरिटी एक्ट में गेहूं मिल रहा है। हमने प्रयास किया गेहूं सब राज्यों को मिले, क्योंकि गोदाम भरे पड़े हैं एफसीआई के। सरकार, भारत सरकार की आलोचना भी हो रही है, कई एक्टिविस्ट बोलते रहते हैं गेहूं के भंडार भरे पड़े, फिर भी गेहूं क्यों नहीं पहुंचे गरीब तक पहुंच रहा है। तो भारत सरकार जब गेहूं नहीं मिले तो हमने अभी तय किया है कि ऐसे गरीबों को मार्केट प्राइस से गेहूं खरीद के 21 रुपये किलो गेहूं खरीद करके हम लोग करीब 60 लाख लोगों को गेहूं बांटते हैं, 10 किलो बांटते हैं, जैसे कि फूड सिक्योरिटी एक्ट वालों को मिल रहा था, बाकी लोग नहीं मिल पा रहा था, नाम होते हुए नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि संख्या ज्यादा थी और जनगणना 2011 चल रही थी। हमने कहा नहीं, हम मार्केट प्राइस खरीदेंगे, उनको 10 किलो गेहूं देंगे। हमने वो फैसला परसों किया है। इस प्रकार हमने सोशल सिक्योरिटी का बहुत बड़ा काम किया। जो प्रेगनेंट औरतें हैं उनके लिए अलग काम किया, उनकी पूरी ट्रैकिंग करके टाइमली उनकी डिलीवरी हो जाए, तकलीफ नहीं पाए। एक के बाद एक हम फैसला करते जा रहे हैं। तो राजस्थान में हमारे दानदाताओं ने, भामाशाहों ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया। सरकार ने तो दिए सूखे राशन की दिए, तो भामाशाहों ने भी आगे आके पका हुआ खाना 1-1 लाख पैकेट तो जयपुर में दिए होंगे, 80,000 पैकेट जोधपुर दिए होंगे, 50,000 पैकेट बीकानेर में दिए होंगे। मतलब ये तो 3 नाम लिए बने। हर जिले के अंदर, हर कस्बे के अंदर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, एक्टिविस्ट ने, भामाशाहों ने कोई कमी नहीं रखी। इस प्रकार जैसा माहौल है राजस्थान में, वो देखते रहे माहौल है राजस्थान का, ये मैं कह सकता हूँ। इस प्रकार जब यहाँ पर पूरे काम को हाथ पे लिया और मैं समझता हूँ कि वो चलते ही लड़ी याद ही राजस्थान चलता है। अशोक गहलोत जी, आप बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं राजस्थान में लोगों को कोरोना से बचाने की। आपको शुभकामनाएं हमारी, आप कामयाब हों, देश कामयाब हो और हम इस परिस्थिति से जल्द बाहर निकलें, ये उस उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।